हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिक एम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्च 2024 में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 को पढ़े थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 2024 में आ सकते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रट लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पार्ट 2 के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में जो मार्च 2024 के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए आप। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पार्ट 2 के कुछ चैप्टर्स अभी देखते हैं। अब उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है आपका पार्ट 2 में। ठीक है, वैसे तो सीक्वेंस वाइज चैप्टर नंबर 8 है। पार्ट 2 में पहला चैप्टर आता है आपका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके पहले हम डी एंड एफ ब्लॉक भी बोलते थे, नाम अभी चेंज हो चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है और उसके क्या इफेक्ट है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। लैंथेनॉइड के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 2 इफेक्ट्स आते हैं। पोस्ट लैंथेनॉइड का जो एटॉमिक रेडियस है, साइज है, वो कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना उसमें। और दूसरा होता है बेसिसिटी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा इस टॉपिक में। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया। दूसरा इसी चैप्टर में है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 4 पॉइंट लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी होगी, एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व दोनों। तो पहले पॉइंट में इन जनरल बताइएगा, दूसरे पॉइंट में एक्सपेक्टेड बताइएगा, तीसरे पॉइंट में ऑब्जर्व बताइएगा और चौथे पॉइंट में अकॉर्डिंग टू हंस रूल याद रखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंस रूल स्टेबिलिटी किसकी वजह से आती है ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसे 4 पॉइंट में आपको ये टॉपिक ना क्लियर करना है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा है। क्लियर, चलो बढ़िया। उसके बाद अब ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी है इस चैप्टर में, जैसे पी ब्लॉक में थी वैसे यहां पर भी है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको सिंगल मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर मेटालिक कैरेक्टर, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर 2 मार्क के लिए कोई भी 2। चैप्टर का वेटेज ज्यादा ना होने की वजह से तीनों एक साथ पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये 3 में से कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे जाने के चांसेस है। मेरी तरफ से आप मेटालिक कैरेक्टर को अच्छे से करिए, क्योंकि एटॉमिक रेडियस प्रिफरेबली पी ब्लॉक में पूछा जाने का चांस रहेगा। ठीक है, ये हुआ आपका तीसरा इस चैप्टर के लिए। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको कम से कम 7-8 अलग अलग कंपाउंड लेकर प्रैक्टिस करना होगा। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी मेटल फॉर 2 मार्क्स के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, वो नहीं क्या फॉर्मूला √n/n+2 bm वगैरह, वो जो भी है। तो वो कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, देन उसका फॉर्मूला लिखना होगा, देन आपको यह बताना होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है। ठीक है, अब वहां पर अंडर रूट में वैल्यू आएगी, तो अंडर रूट की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी, वो वैल्यू वहां पर ऑलरेडी मेंशन होगी, तो आपको वो लिखना होगा। ठीक है, तो उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉग टेबल आपको मिलेगा एग्जाम में। ऐसे कोई मैं बोल नहीं सकता हूं, ये पक्का नहीं है। हमें तो मिलता था, आपको शायद नहीं मिले, तो उसमें अंडर रूट 2 का वैल्यू या फिर कुछ लॉग की वैल्यूज दी होती है, तो जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान में रखना। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए तो बोलेगा ही बोलेगा। ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक जान है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, एक तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है सिंगल मार्क के लिए बोले कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जिससे तैयार होता है वो और का नाम बताइए। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूछते हैं तो 2 मार्क के लिए आता है। ये 4 स्टेप्स में तैयार होता है, तो आपको 4 स्टेप्स लिखने होंगे विथ प्रॉपर हेडिंग, रिएक्शन के साथ मैटर भी लिखना होगा। ठीक है, देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ KMnO4,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 ना पूछे जाने के चांसेस इस बार थोड़े से कम है, इसकी पहले पूछा गया था। तो केमिकल रिएक्शन KMnO4 का याद रखिएगा, ठीक है। हॉट H2SO4, डायल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कोल्ड H2SO4 हो गया, अदर मेटल्स के साथ में रिएक्शन हो गया, तो ये ज़रा थोड़ा सा वो याद रखिएगा। इसका इंडिविजुअल हीटिंग, जो सिंगल हीटिंग होता है, वो भी पूछा जाने का चांसेस हो सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन K2Cr2 से उनके याद रखिए, और अगर वो नहीं आता है तो फिर केमिकल रिएक्शन KMnO4 का ये थोड़ा सा पूछे जाने का चांस रहेगा, बनेगा वो, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब क्या कि आपको दो तरह के सवाल आएंगे इसमें, याद रखिए अच्छे से, ठीक है। अब दो तरह के सवाल आएंगे। सबसे पहला वो बोलेगा एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट और हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी इन इनर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। मैं फिर से बता रहा हूं, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला कि हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी इन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो आपको बताना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं तो कम होता है कि बढ़ता है कि क्या होता है, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। मुझे तो पता है, आप देखिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलेगा वाई Fe3+ इज मोर स्टेबल दैन Fe++, वाई Ti4+ इज मोर स्टेबल दैन Ti3+, वगैरह। एक मैंने एक रफ आइडिया के लिए बोला, ये हो सकता है करेक्ट हो भी नहीं, बट पैटर्न समझिए आप, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये दो टॉपिक पूछे जाने के चांसेस हो सकते, तो जरा थोड़ा सा सतर्क हो जाइए देन, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, ये समझने के लिए भी थोड़ा सा टफ है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं आपको इसके ऊपर में अलग से एक छोटा सा वीडियो आपको इंडिविजुअल भेज दूंगा आपके मेल पे, ठीक है। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कंप्लीट प्रोसेस, इसको अच्छे से याद रखिए। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है आपको, टेक्स्ट बुक जो है आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, पेज नंबर 178 से लेके 180 तक ही अच्छे से पढ़िए। अब इसमें आपको गैंग का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, फिर ओर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, फिर आयरन के जो ओर्स है ना, हीमेटाइट है वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो पूछे जाएंगे। 1 मार्क के लिए भी हो सकता है, वो 2 मार्क के लिए भी हो सकता है। अभी तक कि ये पूछा तो नहीं गया है, बट ये अगर अभी तक पूछा नहीं गया तो चांसेस बनते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि इस बार नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जरा अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा इसे, किसी की नोट से मत पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे से। देन डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें कम से कम 7-8 अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप इसके 5 ही पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल देने की तो जरूरत है नहीं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये भी पूछिए। अब इसमें और एक चीज हो सकती है, वो सिमिलैरिटीज भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते वो, बट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के डिफरेंसेस पूछने के चांसेस ज्यादा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिमिलैरिटीज भी याद रखिए, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 4-5 पॉइंट्स होते हैं, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज और सिंगल लाइन क्वेश्चन ऑन नेम ऑफ मिनरल, ये मैंने आपको पहले बताया, डी एंड ए ब्लॉक और पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मिनरल्स के नाम आ चुके हैं। तो जितने भी मिनरल्स है सिलेबस में जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, जितने भी मिनरल्स है, जितने भी ओर्स है मेटल्स के, वो सभी के नाम रट लीजिए, ठीक है। चाहे वो पायरोलुसाइड हो, हीमेटाइट हो, क्रोमोकर हो, जो भी होगा, ठीक है। तो जितने भी होंगे उसको ना बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 1 मार्क के लिए तो पूछा जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है, प्रिपेयर हो जाइए। देन नेम ऑफ केमिकल ट्विंस, ये मैंने इंपॉर्टेंट तो दिया है, मुझे लगता नहीं पूछेंगे, बट अगर पूछा जाए तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ पर ये पूछा जाएगा, तो उसके लिए तैयार हो जाए। बट मेरे हिसाब से ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने वो एमसीक्यूज के तौर पे आएगा इसलिए मैंने रख दिया है। देन नेक्स्ट यूजेस ऑफ आइदर एलॉयज और इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉयज कैसे बनते हैं ये नहीं बताना आपको, वो कहाँ यूज होते हैं वो आपको बताना है, या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड का कहाँ पर यूज होता है वो आपको बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलॉयज हो या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हो, इनकी यूजेस पूछते हैं और प्रॉपर्टीज लिखकर छोड़ते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो ये एक्सपेक्ट करना बहुत अलग होगा, गलत होगा कि मैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लिया था, एक तो भी मार्क मिलना चाहिए था, वैसा नहीं होगा। यूजेस पूछे हैं, यूजेस लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए,
रिएक्टिविटी पूछा, जो भी पूछेगा वो लिखिए प्रॉपर, वही मेंशन करिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही है डीएनए ब्लॉक से। चलो देखते हैं, इसके दो टॉपिक्स ना डीएनए ब्लॉक में भी है। तो चलो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, स्पेशली जिंक के लिए, स्पेशली जिंक के लिए, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको EAN रूल भी कहते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अलग अलग कंपाउंड लेकर टेक्स्ट बुक से, गूगल से, कोई आपके डाइजेस्ट होगी आपके पास में, या फिर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ एग्जाम्पल मिले होंगे, सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके ऊपर में 2 मार्क पूछा जाने का चांस है, क्योंकि पार्ट 2 में देखिए न्यूमेरिकल है ही नहीं। अब न्यूमेरिकल जहां पर नहीं है तो वहां पर न्यूमेरिकल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब न्यूमेरिकल तैयार करने की कोशिश दो तरह से हो सकती है। सबसे पहला मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना। तो पूरे पार्ट 2 में ये 2 ही फॉर्मूले हैं, तो जाहिर सी बात है 2 में से किसी एक के ऊपर में आना तो वो क्वेश्चन बनता ही है। तैयार हो जाइए इसके लिए, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रेड में लिखा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आएगा। अच्छे से प्रिपेयर करिए इसे। देन नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन। अगर मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये आपको D&A ब्लॉक में यानी ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में नहीं पूछा गया, फिर तो यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा। और अगर उस चैप्टर में मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया तो इस चैप्टर में फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करिए इसे, ठीक है। बढ़िया। नाउ डेफिनेशन ऑफ आइदर ऑन हाई और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगैंड्स, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल। ये देखिए, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। देखिए अब जितने भी बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर में, अब वो लिगैंड्स हो, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हो, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, है ना, पॉलीडेंटेड, जितने भी लिगैंड के नाम हैं सभी के डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं उसका सिंगल लाइन में डेफिनेशन लिखना होगा आपको। ये सभी में अभी तक स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड पूछा नहीं गया है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड क्या होते हैं इसको बहुत अच्छे से आप यानी रट लीजिएगा। ये बेसिक डेफिनेशन सिंगल लाइन की। क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का मतलब, ऐसा लिगैंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ही फास्ट करे, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और वीक फील्ड लिगैंड उसका अपोजिट। टाइप्स ऑफ लिगैंड आपको एक साथ पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, या फिर जो लिगैंड के टाइप्स है ना, यूनिडेंटेड है, यूनिडेंटेड यानी मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, उसके बाद में चिलेट लिगैंड्स है, होमोलेप्टिक है, हेट्रोलेप्टिक है। तो ये सभी जो लिगैंड के डेफिनेशंस है ना बेसिक वाले, उसको याद कर लीजिए। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कि कितने, हाँ ना, होमोलेप्टिक आते हैं, हेट्रोलेप्टिक नहीं, हाँ, कटायनिक आते हैं, अनायनिक आते हैं, न्यूट्रल आते हैं, जो भी है तो वो याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े से आपको ना कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद गिवन एग्जांपल, यानी क्या होगा, आपको 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए होंगे। सुनिए अच्छे से, आपको 2 अलग अलग एग्जांपल दिए होंगे, बस आपको वो दोनों को ना क्लासिफाई करना होगा कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स में आता है, ये कटायनिक में आता है कि अनायनिक में या फिर न्यूट्रल में। 2 दिए जा सकते हैं, 3 दिए जा सकते हैं, 4 दिए जा सकते हैं, 6 भी दिए जा सकते हैं, वो उनकी इच्छा। आपको बस ये फाइंड आउट करते आना चाहिए कि वो सच में कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से कॉम्प्लेक्स के टाइप्स में आता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, या आप ज़रा टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, या फिर कोई डाइजेस्ट होगी आपके पास में वो देख लीजिएगा, ठीक है। एक किताब है उत्तम पब्लिकेशन की, जिसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पेपर का विद सॉल्यूशन दिया होता है, उसको रेफर करिए, मेरा सजेशन है। अभी भी परचेस किया तो भी चल जाएगा, 150-200 रुपये की कुछ आएगी वो, ठीक है, तो उतना खर्चा कर सकते हैं आप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद गिवन एग्जांपल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, अच्छे से प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सेस बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 4 अलग अलग एग्जांपल दिए हैं सिलेबस में, तो उसमें से कोई भी एक एग्जांपल आपको पूछा जाएगा। अब वो आपको एक्सप्लेन करना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ,
कैसे वो बना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा और उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, सब आपको मेंशन करना होगा। प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट नहीं है तो फिर सिंपल ग्राउंड स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। वो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया है आपको, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ना किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर पूछे जाने के चांसेस थोड़े से बनते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। देन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर ड्रॉबैक, अगर स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाए तो मेरी तरफ से आप समझ लीजिए कि एक तो उसके ड्रॉबैक्स या फिर उसके साइलेंट फीचर्स, यानी अजम्पशन या फिर पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं आप उसे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 6-7 पोस्टुलेट्स है, उसमें से ऐसा नहीं कि आपने 4 लिखे तो भी चल जाएगा, पूरे लिखने होंगे, क्योंकि हर एक पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मेंशन करिएगा आप। या फिर उसके ड्रॉबैक्स अगर पूछते हैं तो वो बहुत इजीली लिख सकते हैं आपकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं किए, केमिकल स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं किए हैं, कलर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, वो चलते रहेगा, वो आपको आता है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स और उसके ड्रॉबैक्स जरा याद करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स नहीं आते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर उसके एप्लीकेशन, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स और वो कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट यूजेस, ठीक है। एप्लीकेशन इज नथिंग बट योर यूजेस। तो पोस्टुलेट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, सीएफटी बोलते से, तो सीएफटी के पोस्टुलेट्स या फिर उसके यूजेस मींस एप्लीकेशन, आप उसे कहां अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये पूछा जाएगा। दुआ करिए कि आपको एप्लीकेशन ना पूछा जाए, क्योंकि अगर एप्लीकेशन पूछा गया तो फिर आपको वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए T2G, EG, डेल्टा, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो डायग्राम मेंशन करना होगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल भी मेंशन करना होगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, बेहतर रहेगा। और ये थोड़ा सा बनने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि चैप्टर का वेटेज कम है, और चैप्टर का वेटेज कम है, और जो टॉपिक पूछा जाएगा ये है ना क्रिस्टल फील्ड और इट्स एप्लीकेशन, तो ये जो है ना ये वेटेज से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो सोचेंगे, पेपर निकालने वाले लोग सोचेंगे, टीचर लोग सोचेंगे कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ना पोस्टुलेट्स ही पूछ लेते हैं, जो कि 5-6 पॉइंट में फिनिश हो जाते हैं। तो इसमें भी पोस्टुलेट्स अगर आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे लिखने होंगे, 5 या 6 है, कुछ 6 पकड़ लीजिए मान के चलिए, तो 6 के 6 पूरे लिखने होंगे। 2 मार्क के लिए 4 लिखकर जमेगा नहीं काम, आपको वो पूरा लिखना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कलर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों टॉपिक डीएनए ब्लॉक में भी है, मींस ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में भी है, सेम टॉपिक है। कॉपी पेस्ट ही करिएगा आप, दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का पढ़िए, कोई भी चैप्टर का पूछे जैसे कि वैसा छाप दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कलर प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये दोनों चैप्टर में प्रेजेंट है, तो अगर ये नहीं पूछा गया किसी एक चैप्टर में तो दूसरे चैप्टर में तो फिर ये समझ लीजिएगा आ जाएगा। तो दो में से कोई एक, ठीक है, दोनों एक साथ तो चांसेस तो नहीं है, मींस 99% चांस तो नहीं है, बचा हुआ 1% तो वो आपकी किस्मत खराब वाली, क्या कर सकते हो उसके लिए, है ना। तो कलर प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िए। देन नेक्स्ट, प्रेडिक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म इन टू गिवन कॉम्प्लेक्सेस, ये भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मींस इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग एग्जाम्पल दिए होंगे, और 2 ही दिए होंगे, 4 नहीं होंगे इसमें, 2 एग्जाम्पल दिए होंगे, दोनों एग्जाम्पल को देखकर उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म फिट बैठता है ये आपको लिखना होगा। अब वो स्ट्रक्चरल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, जितने भी एग्जाम्पल्स है ना क्या, वो सारे, यानी कौन से हैं, लिगैंड आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, और एक है अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो चार है, स्ट्रक्चरल के और ज्योमेट्रिकल के 2 है, ऑप्टिकल है, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म के 2 है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ऐसे 2 है। तो अच्छा, उसमें भी मैं बता दूं आपको, ऑप्टिकल के लिए थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब वो पहचानना कैसे, वो क्या करना है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, वो आप टेक्स्ट बुक से ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। और मुझे माफ़ करिए कि ये टॉपिक के ऊपर में मेरे वीडियोस नहीं है, आने के लिए टाइम लगेगा, पर ठीक है, चल जाएगा। सो प्रेडिक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म इन ए 2 गिवन कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्रिएट। आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं
पक्का यकीन देता हूं आपको मैं, आपके सभी डाउट क्लियर करूंगा, भरोसा रखिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर पार्ट 2 का। नाउ 10th चैप्टर हैलोअल्केन, मैक्सिमम 6 मार्क के लिए, मिनिमम 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो अब इसमें बताने की तो जरूरत नहीं है, सबसे पहला कौन सा होगा, SN1 SN2, ये तो हमेशा पूछा जाता है। तो आइदर SN1 पूछा जाएगा या फिर SN2 पूछा जाएगा, और अगर SN1 पूछते हैं और SN2 पूछते हैं कंप्लीट प्रोसेस, तो ये 3 मार्क्स के लिए होगा। या फिर SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, सिमिलैरिटीज तो नहीं है, दोनों मैकेनिज्म्स अलग है, तो सिमिलैरिटीज नहीं आएगी। तो 3 चीजें, ठीक है। सबसे पहला, एक तो SN1 इंडिविजुअल पूछेगा या फिर SN2 इंडिविजुअल पूछेगा, तो ये आएगा 3 मार्क्स के लिए। या फिर SN1 SN2 का डिफरेंस पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क के लिए होगा। या फिर SN1 और SN2 दोनों का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो डायरेक्ट बोलेंगे ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं बता रहा हूं ना आपको, ये SN1 SN2 आता ही है, आता ही है। आप कुछ भी करिए, आपको इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप। ठीक है, अच्छा अब मान के चलिए नहीं आया तो ठीक है ना, अभी क्या कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ फिर से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेसिंग नहीं है, पर आप मान सकते हैं इसको गेसिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेट-जेप्स रूल। सेट-जेप्स रूल अगर नहीं आता है तो फिर तो मार्कोनिकॉफ्स रूल तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मार्कोनिकॉफ्स एंड उससे रिलेटेड दूसरे स्टेटमेंट्स लाइक पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया, खराशमेय इफेक्ट जिसे बोलते हैं हम, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल या फिर खराशमेय इफेक्ट ये पूछा जाएगा। सेट-जेप्स रूल नहीं आया तो मार्कोनिकॉफ्स रूल आएगा। अब इसमें 2 चीजें, नंबर 1, अगर दोनों रूल में से कोई एक आता है 1 मार्क के लिए सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, और अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो स्टेटमेंट लिखना है, उससे रिलेटेड रिएक्शन लिखना है, और उस रिएक्शन का मैटर लिखना है जो कि आप लिखते नहीं। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल हो, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल हो जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खराशमेय इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर सेट-जेप्स रूल हो, 1 मार्क के लिए पूछेंगे तो बोलिए क्या, करेक्ट स्टेटमेंट लिखना होगा, और 2 मार्क्स के लिए आएगा तो स्टेटमेंट भी लिखना होगा। सेट-जेप्स रूल का, मार्कोनिकॉफ्स रूल, दो में से किसी एक का स्टेटमेंट लिखना होगा, और उससे रिलेटेड उसका एग्जाम्पल, और जो रिएक्शन एग्जाम्पल में लिखेंगे उसका मैटर। ये याद रखिएगा, मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। आपने एग्जाम्पल में सिर्फ रिएक्शन लिखे और मैटर नहीं लिखा तो मार्क्स गया आपका, 1 मार्क, सिंगल मार्क तो गया। आपने रिएक्शन लिखे, मैटर लिखे, बट रिएक्शन में जो रिएक्टर प्रोडक्ट है उसके नाम अगर नहीं लिखे उनके नीचे में, फिर भी आपका 1 मार्क जाने का चांस रहेगा। ठीक है, चलो तो अच्छा है, मार्कोनिकॉफ्स रूल अच्छे से याद रखिएगा। देन ये है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकरस्टेन रिएक्शन या फिर स्वार्ट्स रिएक्शन, दो में से कोई एक पूछे जाने का चांस रहेगा। मेरे हिसाब से ना फिंकरस्टेन पूछा जाएगा, क्योंकि स्वार्ट्स रिएक्शन काफी आसान है। ठीक है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपका कैटलिस्ट बन जाता है। नाउ सैंडमेयर्स रिएक्शन बहुत अच्छे से तैयार करिए, सिंगल रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन में आएगी, डायरेक्ट बोलेंगे राइट सैंडमेयर रिएक्शन, 1 मार्क के लिए, ये भी 1 मार्क के लिए, ये भी 1 मार्क के लिए, ये भी 1 मार्क के लिए। अच्छा, उसमें और एक बात, अगर वो फिंकरस्टेन रिएक्शन पूछे, फिर सैंडमेयर रिएक्शन पूछे, फिर स्वार्ट्स रिएक्शन पूछे, है ना, 3 में से अगर कोई भी रिएक्शन पूछे तो आपको इनका रिएक्शन भी लिखना है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम भी लिखने हैं, और मैटर भी लिखना है 1 मार्क के लिए। ये दोनों की चीजें अलग है, ये तीनों की चीजें अलग है। समझ में आ गया? सेट-जेप्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या करना है बताया मैंने आपको, अभी रिपीट नहीं करूंगा। फिंकरस्टेन, सैंडमेयर और स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करना है आपको, एग्जाम्पल भी लिखना है, रिएक्टर प्रोडक्ट के नाम भी लिखने उनके नीचे में, और जो मैटर रहेगा मीन्स दिस रिएक्ट्स विद दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस इट विल गिव्स यू दिस, जो भी रहेगा वो दिस की जगह आपको रिएक्टर प्रोडक्ट के नाम लिखने। ठीक है, तो ये हुआ सैंडमेयर रिएक्शन। तो उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। अब आपको इस चैप्टर में से क्या था, हाँ लैक्टिक एसिड था, राइट, शायद लैक्टिक एसिड ही था, जाने दीजिए अभी जो भी था वो। तो 2-क्लोरोब्यूटेन, ये एक ही टॉपिक बचा है अभी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी 2-क्लोरोब्यूटेन पूछे जाने के चांसेस है, पर बहुत कम है। इसके पीछे में कारण पता है क्या है, क्योंकि ये जुलाई 2023 में पूछा गया था। तो जुलाई 2023 में अगर ये पूछा गया है तो मार्च 2024 में पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर रिपीट नहीं करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, पर फिर भी आप इसको ना याद रखिएगा।
ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट अब आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथिल हलाइड। हाँ, ये याद रखिएगा, मैंने स्पेशली नाम के साथ में मेंशन किया है कि आपको क्या पूछा जाएगा, इथिल हलाइड या फिर आइसोप्रोपिल हलाइड का रिएक्शन, यानी तैयार करना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रहेगा फ्रॉम अल्कोहल या फिर फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन ज़रा अच्छे से तैयार करिए, ये मैंने स्पेशली आपके लिए निकाल के रखी है रिएक्शन। क्यों, कैसे, ये मत पूछिए, उसके लिए मेरी बहुत मेहनत लगी है, आप वो नहीं समझ सकेंगे टीचर की मेहनत। आपको सब आयता मिलता है तो हल्का फुल्का लगता है सब, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथिल हलाइड और आइसोप्रोपिल हलाइड, इसमें भी अगर एग्जाम में पेपर टफ निकालना हो तो आइसोप्रोपिल हलाइड देंगे, आसान होगा तो फिर इथिल हलाइड। मेरी मानिए, आइसोप्रोपिल हलाइड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, इथिल हलाइड पूछने जाने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो आपको क्या करना होगा, अगेन यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछते हैं तो अल्कोहल से या फिर डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हो, कोई भी तरह से हो, अगेन वही रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी नाम है वो उनके नीचे में लिखना है और उसका मैटर उसके नीचे में लिखना है। सबसे बेहतर स्टूडेंट उसको बोला जाता है जो सबसे पहले मैटर लिखता है, देन रिएक्शन लिखता है, देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम। एक्सपर्टाइज समझा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको पहले से पता होता है कि किसके साथ में क्या रिएक्ट हुआ तो क्या मिलेगा। अब आप वो सोचिए आप कौन से स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, मैं कुछ डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, ये मेरी तरफ से रेड कंसिडर कर लीजिए। देन नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ इथिल हलाइड और आइसोप्रोपिल हलाइड विद आइदर एक्वस केओएच और अल्कोहलिक केओएच, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक्वस केओएच, अल्कोहलिक केओएच, दोनों में आइसोप्रोपिल हलाइड या फिर इथिल हलाइड के रिएक्शंस अलग आते हैं। इथिल हलाइड या फिर आइसोप्रोपिल हलाइड एक्वस केओएच के साथ में रिएक्ट होंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अल्कोहल मिलेगा। वही रिएक्शन अगर अल्कोहलिक केओएच के साथ में करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्कीन्स मिलेंगे। अब यहां पर आइसोप्रोपिल, हाँ आइसोप्रोपिल हलाइड लिए तो नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट तो ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं, बट अगर आइसोप्रोपिल हलाइड की जगह दूसरा कोई अल्किल हलाइड मिला ना जो कि अनसिमेट्रिकल रहेगा तो अल्कोहलिक केओएच में आपका वो सेट रूल लगेगा, ठीक है। ज़रा सोच समझ के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन ऑफ इथिल हलाइड और आइसोप्रोपिल हलाइड विद आइदर एक्वस केओएच और अल्कोहलिक केओएच, ये हुआ। उसके बाद क्या आएगा, राइटिंग ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सॉरी। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिर वेज सॉरी गले में अटक गया कुछ, माफ कीजिएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिर वेज फॉर्मूला आपको क्या करना होगा ना, रिप्रेजेंट करना होगा। वो कोई एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसको बोलेंगे कि आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के फॉर्मूले में ढालिए या फिर वेज फॉर्मूले में ढालिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको रेड में किया नहीं है बट अपना इसको समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और मिथिलेशन विद हैलोबेंजीन। हैलोअरीन्स में है ना, हैलोबेंजीन मींस हैलोअरीन्स, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और मिथिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मेरी एक बात सुनिए आप, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन हो, ये रिएक्शन ना हर चैप्टर में है, तो आप इसको ना रट ही लीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन, अनहाइड्रस ZnCl सॉरी AlCl3, वो लगता ही है, वो कैटालिस्ट भी फिक्स है, रिएक्शन भी एक ही तरह से होती है, कोई दौरान नहीं है इसमें, और हर चैप्टर में आती है ये रिएक्शन, हर चैप्टर में है। तो कोई ना कोई एक चैप्टर में तो इसको पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, बट इस चैप्टर में देख रहे इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बढ़िया। देन नेक्स्ट, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम कंपाउंड स्पेशली DDT, ठीक है। अब इसमें 1 मार्क के लिए आपको DDT का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है या फिर DDT का लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो उसका नाम है उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाइएगा। प्यारा प्यारा डाई क्लोरो डाई फिनिल ट्राई क्लोरो इथेन, DDT, ये नाम है उसका।
तो जो भी यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट दिए हैं ना आपको चैप्टर के सबसे लास्ट में, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, स्पेशली डीडीटी के लिए। बाकी भी है ना, लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया और है, हाँ 2-3 अभी याद नहीं आते टाइम पे। तो स्पेशली ना डीडीटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट और यूजेस पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। नाउ चैप्टर फोर्थ, दैट इज सीक्वेंस वाइज हमारा 11 चैप्टर, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। चलिए तो अभी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नशा मत चढ़ी दीजिए, चैप्टर का नाम वैसा है, ठीक है। चलो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में सबसे पहला आएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल आइदर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से आप इथिल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल तैयार कैसे करेंगे, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको रिएक्शन लिखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे में, जस्ट नीचे में उनके नाम लिखने हैं। कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर तो होगा ही, क्योंकि अल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल मिलता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको लिखना होगा, चाहे वो पैलाडियम हो, रैनिनिकेल हो, आयरन हो, या फिर बेरियम हो, या फिर सोडियम इथेनॉल के साथ में हो, कुछ भी हो। तो जो भी होगा यहाँ पर, वो चैप्टर में पढ़िए आप, ठीक है। तो जो भी होगा वो मेंशन करिएगा। और मैटर लिखना इंपॉर्टेंट है, मैटर तो आपको लिखना ही है। कोई भी रिएक्शन आप लिखे, मैटर आपको लिखना ही होगा, उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। देन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट है ना, इजीली समझ में नहीं आती है, और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इसलिए ये थोड़ी सी टफ हो जाती है और 2 मार्क के लेवल की हो जाती है। इसलिए हाइड्रोबोरेशन अच्छे से पढ़िएगा। और हाइड्रोबोरेशन अगर बोले तो आप ना प्रोपीन का ही एग्जाम्पल लीजिएगा, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। देन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ कि इसको ना रट ही लीजिए आप। क्या? क्यूमीन से, क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है, ठीक है। तो क्यूमीन से या फिर एनिलीन से, एनिलीन का मतलब क्या होता है? फिनिल बेंजीन, सॉरी फिनिलअमाइन या फिर अमाइनो बेंजीन, ठीक है। तो एनिलीन या फिर क्यूमीन, 2 में से किसी एक की वजह से आप फिनॉल कैसे तैयार कर सकते हैं, वो आपको एग्जाम्पल में लिखना होगा। ये पूछा जाने का चांसेस कुछ ज़्यादा ही बन जाता है, बहुत बार पूछा तो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और यहाँ ये क्यूमिन है ना, ये क्यूमिन में एक पेरोक्साइड कंपाउंड बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट वो लिखते नहीं है, वो लिखिएगा। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है। चलो उसके बाद हीटिंग ऑफ इथेनॉल विद कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर के साथ में इथेनॉल का हीटिंग अगर आप करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट, तो वो आपको मेंशन करना होगा। कैसे, क्या, टेक्स्ट बुक में देखिए, वहाँ पर मेंशन किया है। प्रॉपर रिएक्शन लिखिए, उसका मैटर लिखिए, अगेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उसके नीचे में नाम लिखना कंपलसरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रेमर टेमन रिएक्शन या फिर कोल्बिज रिएक्शन, ये आएगा फिनॉल में। तो रेमर टेमन रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन है, और कोल्बिज रिएक्शन भी नेमिंग रिएक्शन है। तो डायरेक्ट आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, या फिर 1 मार्क के लिए नहीं आता है तो ये 2 मार्क के लिए कंप्लीट रिएक्शन आपको मैटर के साथ में, सॉरी कंप्लीट रिएक्शन मैटर के साथ में आपको लिखना होगा। मैटर समझते ना आप, जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं कि मान के चलिए कि व्हेन इथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद aqueous KOH it will gives you, sorry इथिल अल्कोहल नहीं, सॉरी इथिल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद aqueous KOH it gives you इथेनॉल, है ना, अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल, जो भी रहेगा, जो भी आप समझ, अभी मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट रिएक्शन पढ़ाने जाएंगे तो फिर परफेक्टली बता दूंगा। तो रेमर टेमन रिएक्शन, कोल्बिज रिएक्शन अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, देन विलियमसन सिंथेसिस ईथर के लिए, ठीक है। तो अच्छा ईथर की और एक खास बात है, ईथर 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके, और तीनों के तीनों अल्कोहल से ही है। अभी उसमें से एक रिएक्शन ना डिलीट कर दिए है, डायाजोमिथेन करके एक था, वो डिलीट कर दिए, तो अभी 2 ही बचे हैं, तो दोनों के दोनों अल्कोहल से है। दूसरा रिएक्टेंट आपको याद रखना है, पहला तो अल्कोहल ही रहेगा कंफर्म। तो विलियमसन सिंथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर चैप्टर में। देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको मेंशन करना होगा। तीनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, यानी प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4,
याद रखिएगा कैटालिस्ट। तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का करते तो क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल का करते तो क्या मिलेगा। तो वहां पर आपको एक बात मेंशन करनी है कि प्राइमरी अल्कोहल में एक भी कार्बन लॉस नहीं होता, सेकेंडरी अल्कोहल से सबसे पहले कीटोन्स मिलते हैं और कीटोन्स मिलने के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, एक कार्बन एटम कम होता है। टर्शरी अल्कोहल में कीटोन्स मिलते हैं, एक कार्बन एटम कम होता है और कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एक कार्बन एटम कम होता है। तो ये आपको मेंशन करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 मार्क्स के लिए। अगर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल नहीं आता है तो दूसरा आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो यहां पर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जरा याद रखिएगा, 95% है, 60% है, 20%। प्राइमरी अल्कोहल के लिए है 95%, सेकेंडरी के लिए टर्शरी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी के लिए 60% है एंड टर्शरी के लिए है 20% H2SO4। टेम्परेचर भी याद रखिएगा ज़रा, ठीक है, 573, 473 एंड सॉरी हाँ 573 है, 473 है, 463 है, ठीक है, इतना ही है, यानी 100 से कम देन 10 से कम, इतना। ये है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये है एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथिल अल्कोहल, या फिर अल्कोहल, इथिल छोड़िए, अल्कोहल याद रखिए। तो फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, एक्सप्लेन करिएगा प्रॉपर स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। आपको एसिडिटी मेंटेन करना होगा, वहाँ पर लिखना होगा एसिडिटी का वैल्यू Ka Kb जो भी आता है वहाँ पर, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए, तो आपको लिखना होगा वहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा उसको। देन एक्शन ऑफ हॉट HI और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्शन ऑफ हॉट HI और हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ईथर। अब HI हॉट कंडीशन में या फिर डाइल्यूट H2SO4 हॉट कंडीशन में ईथर के साथ में क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट देता है, ये आपको मेंशन करना होगा। थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाले रिएक्शन है, बट आप दोनों रिएक्शन को अलग अलग फॉर्म में लिखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रा याद रखिएगा, दो में से कोई एक ईथर के लिए, ठीक है। ये हो गया। नाउ चैप्टर नंबर 12 आता है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें ये वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसके ये हम पार्ट 2 का सेशन 1 कर लेते हैं, यानी पार्ट 1 ऑफ पार्ट 2। देन इसका दूसरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे के चैप्टर्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इस चैप्टर से आगे के चैप्टर तक दूसरे वीडियो में देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप जितने मैंने बताया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, और कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा और सोल्यूशन दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।